रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि सपने इस तरह सच भी होते हैं क्या। अभी 5 महीने पहले ही तो विनय से वह रितु दीदी की शादी में मिली। दीदी के देवर होने के नाते चुहलबाजी हुई, कब दोस्ती, फिर दोस्ती से ज़्यादा कुछ, और अब 10 दिनों बाद उसकी सगाई है। हवाई जहाज़ में अकेले बैठे हुए वह मुस्कुराने लगी, लेकिन रितु दीदी बहुत खुश नहीं हुई थी ये सब सुनकर। क्या वो मुझे अपनी देवरानी नहीं बनाना चाहती है? रिया सोच में पड़ गई। मम्मी ने भी यही कहा। रितु खुद तो सोने के सिंहासन पर विराजमान है, नौकर चाकर से भरा हुआ घर है, तुम्हें क्यों चाहेंगी वहाँ देखना? अपनी माँ की तरह ही है। मम्मी की बात सुनकर वह सहमत नहीं हो पाई थी, क्योंकि ताई जी और मम्मी में भले ही कितनी भी मनमुटाव रहा हो, पर रितु दीदी ने उसे हमेशा बड़ी बहन की तरह प्यार किया था। एयरपोर्ट पर रितु दीदी प्रतीक्षा करते हुए मिल गई और वह लिपट गई। अब तो तुम मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया करो, बहन से देवरानी बनने जा रही हो। उनकी बात सुनकर रिया के मन का मैल धुल गया। खुश तो है दीदी इस रिश्ते से, रिया ने सोचा। दीदी और जीजा जी दिल्ली में रहते थे। विनय भी जीजा जी के साथ बिजनेस देखते थे। माँ पिता के ना होने के कारण जीजा जी ने ही विनय को पाला था, और अब रितु दीदी ही विनय का पूरा ध्यान रखती थी। घर पहुँचते ही वह दंग रह गई। इतना बड़ा घर, रंग बिरंगे फूलों से सजी क्यारियाँ, सलीके से लगे पेड़, और हमारे हाथ स्वागत में हाथ बांधे खड़े आधा दर्जन नौकर। विनय के जिद पर जीजा जी ने रिया को यहाँ बुलाया था सगाई की शॉपिंग करने के लिए। वह ये सोचकर गुलाबी हुई जा रही थी कि शाम को विनय से आमना सामना होगा। निम्मी, तुम फ़िलहाल तो ऊपर रहोगी, गेस्ट रूम में, मेरे बगल वाले कमरे में। विनय के कमरे में शादी के बाद, ठीक है ना? दीदी की छेड़छाड़ उसके गाल को और लाल कर रही थी। शाम को विनय और जीजा जी के आते ही वह और परेशान हो गई थी। विनय उसे बहुत प्यार से देख रहे थे और जीजा जी चिढ़ा रहे थे। देखो साली साहिबा, कल से आपकी शॉपिंग शुरू, बिजनेस के काम से इनको हफ्ते भर की छुट्टी। खूब घूमिए आप लोग, लेकिन रितु भी आपके साथ रहेगी, आप लोगों की निगरानी के लिए, ठीक है निम्मी? वह शर्मा रही थी। विनय एकदम से बोले, भैया रिया कहा करिए ना, निम्मी अच्छा नहीं लगता है। निम्मी रिया का निकनेम था। अगले दिन से खरीदारी शुरू हुई। इस शोरूम से उस शोरूम, इस डिजाइनर से उस डिजाइनर तक। शाम होने तक सभी बहुत थक गए। विनय को कुछ भी पसंद नहीं आया था। हालांकि एक लहंगे पर रिया का दिल आ गया था। कॉफ़ी शॉप में उसने कहा, अरे सगाई ही तो है, वही क्रीम कलर वाला लहंगा ले लेते हैं, इतना क्या सोचना है? विनय ने बहुत ही अजीब ढंग से जवाब दिया, इसीलिए तो तुमको यहाँ बुलाया है। मुझे लग रहा था कि तुम कुछ भी ना पहन लो। मैडम, विनय की सगाई है, कोई मामूली बात नहीं है। दीदी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कॉफ़ी पीती रही। 2-3 दिनों में लहंगा, शेरवानी सब लिया गया। जेवर कैसे होंगे, डेकोरेशन, फूलों का रंग, इतनी बारीकी से विनय पसंद कर रहे थे कि अब ये सब उबाऊ लगने लगा था। अगले दिन विनय को जीजा जी ने बुला लिया। रिया और दीदी घूमने निकल लिए। कितना सुहाना लग रहा था सब कुछ। अचानक दीदी के पास विनय का फ़ोन आया। उन्होंने रिया की ओर बढ़ा दिया। रिया,
तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? और आज तुम बिना मुझे बताए कहीं चली गई? मैं घर आया था तुम्हें लेने। मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ जाना है, मेकअप ट्रायल के लिए। तुरंत वहाँ पहुँचो। भाभी को एड्रेस पता है। रिया खिन्न उठी। मेकअप कैसा होगा ये तो मैं भी देख सकती हूँ ना। हर बात में विनय का हस्तक्षेप। ये सब क्या है? रिया सोच में पड़ गई। घर आते समय दीदी को छोड़कर वो दोनों बाहर खाना खाने चले गए। माहौल अच्छा था, लेकिन रिया का मन नहीं लग रहा था। फिर विनय ने बात शुरू की। रिया, तुम तो जानती हो ना, मैंने पहली बार तुम्हें देखते ही सोच लिया था कि शादी मैं तुमसे ही करूँगा। मैं कुछ बातें साफ करना चाहता हूँ। देखो, मैं भैया जैसा नहीं हूँ जो भाभी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। भाभी उनसे बिना पूछे हर काम करती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज तुमने भी वही किया। एक बार भी तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मुझे जाना है। और प्लीज़ अपना स्तर सुधारो, पसंद अच्छी करो। एक बात और है, मेरा नाम लेकर मत बुलाया करो। पति पत्नी में पति का पद ऊंचा रहता है, ये तो सच बात है। तुम्हें खराब तो नहीं लग रहा है ना मेरा कहना? विनय ने कहा। रिया बस मुस्कुरा दी। घर आने के बाद उसका मुंह उतरा रहा। पूरी रात नींद भी नहीं आई। सुबह सबके जाते ही वह दीदी को लेकर कमरे में आ गई और कहा, दीदी, 2 दिनों बाद मेरी सगाई है। कल पापा मम्मी भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर रिया ने रितु दीदी को एक एक बात बताई। दीदी का चेहरा गंभीर होता जा रहा था। निम्मी, मैं क्या बोलूं? शुरू में मैंने विरोध किया था, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम विनय से शादी करो। वो क्या है उसको मैं जानती हूँ। गुस्से में जिस तरह वो नौकरों पर चिल्लाता है, सामान फेंकता है, हर बात में अपना हुक्म चलाता है और मुझसे भी कहता है कि भैया ने आपको बहुत छूट दे रखी है। ऐसे इंसान के साथ तुम मुरझा जाओगी निम्मी। दीदी की बातें सुनकर रिया का रहा सहा शक भी जाता रहा। आंखें भर आई थी, लेकिन दिल मजबूत करके उसने एक फ़ैसला लिया। उसने पापा को फ़ोन किया, टिकट बुक कराई। विनय और जीजा जी को बुलाकर रिया ने बात छेड़ दी। विनय ने कांच की गिलास को ज़मीन पर पटक दिया और कहा, क्या बकवास है? परसों सगाई है, आज तुम पीछे नहीं हट सकती हो। किसी ने तुम्हें भड़काया है। उसका इशारा दीदी की ओर था। रिया ने कहा, मैं देख रही हूँ ना आपका रवैया। आपको एक पत्नी नहीं, एक गुड़िया चाहिए। हाँ में हाँ मिलाने वाली, निर्णय लेने में सक्षम, समझदार पत्नी नहीं। मैं बंदिशों में नहीं रह सकती हूँ, समझिए इस बात को। हर बात आपके हिसाब से नहीं हो सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान, समझ दोनों ओर से होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। फिर रिया ने जीजा जी के पास आकर माफ़ी मांगते हुए कहा, जीजा जी, मुझे माफ़ करिएगा। वो कुछ बोले नहीं। फिर विनय ने रिया के पास आकर कहा, रिया, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम्हें तो पता है ना। रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसने कहा, विनय, आपको मैं पसंद आ गई थी। आपने मुझे चुना, लेकिन मेरे मन में तो। खैर, इससे ज़्यादा रिया कुछ बोल ही नहीं पाई। कमरे में आकर फूट फूट कर रोती रही। सामान पैक करती रही। थोड़ी देर में निकल लूँगी इस घर से, विनय की ज़िंदगी से,
और अपने सपनों की दुनिया से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन एक सुकून भी था। जो प्यार आपको दम घोंट कर मारने पर आमदा हो जाए, उसका अधूरा रहना ही बेहतर है।